चार्ज, हाँ, फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड। मतलब अगर तुम कोई भी चार्ज एक मैग्नेटिक फील्ड में तुम रख दो, एक मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, उसमें एक मूविंग चार्ज अगर तुम रख दो तो इस पे एक फोर्स अप्लाई होगा। कौन देगा वो फोर्स? मैग्नेटिक फील्ड उसको एक फोर्स देगा, मैग्नेटिक फोर्स, जिसके वजह से वो फोर्स होगा बी क्यू वी साइन थीटा। और वी क्यू आया, फोर्स देने के वजह से उस पर एक वेलोसिटी भी आएगा, ठीक है, और वो वेलोसिटी के वजह से वो फोर्स मतलब वो फील्ड पे एक एंगल होगा, जिसके वजह से उस फोर्स का वैल्यू होगा बी क्यू बी साइन थीटा। और इसका वेक्टर जो रिप्रेजेंटेशन है वो होगा क्यू भी क्रॉस बी, ठीक है। फॉर्मूला याद रखना, इसमें कोई प्रूफ वगैरह कुछ नहीं है, सिर्फ याद रखना फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड। अगर कोई चार्ज तुम अगर मैग्नेटिक फील्ड पे रखो तो उस पर क्या फोर्स पड़ेगा? बी क्यू बी साइन थीटा, ओके। बी तो है मैग्नेटिक फील्ड जिसका यूनिट है टेस्ला, चार्ज कूलम, बी वेलोसिटी ऑफ ए चार्ज। क्योंकि अगर तुम्हें यहाँ पे एक क्वेश्चन होगा कि इलेक्ट्रॉन हो जाए तब, तो क्यू की जगह कौन बैठेगा? ई, ठीक है ना। तो ए है बी क्यू बी साइन थीटा, ओके। अब इस पे कंडीशन लाओ, क्या क्या कंडीशन? अगर थीटा 90 होगा तो एफ कितना होगा? बी क्यू बी। अगर थीटा 0 होगा तो एफ कितना होगा? 0 होगा, क्योंकि साइन 0 का वैल्यू कितना है? 0 है। तो इससे क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। मतलब बी और भी के बीच अगर मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन और वी का डायरेक्शन अगर सेम साइड में होगा, दैट मीन्स एंगल 0 होगा, दैट फोर्स पड़ेगा हम लोग वहाँ पे 0, ओके। फोर्स क्या अप्लाई होगा वहाँ पे? 0। अगर V और B के बीच एंगल 90 डिग्री होगा तब फोर्स होगा बी क्यू बी 90 डिग्री साइन 91। समझ में आया? तो यहाँ पे ए चला गया। अब आओ लॉरेंस फोर्स, मैंने वो 6 नंबर चैप्टर में बताया था, ठीक है। लॉरेंस फोर्स क्या है? हाँ, मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स का कॉम्बिनेशन। लॉरेंस फोर्स क्या होगा? लॉरेंस फोर्स कौन दोनों फोर्स का सम? इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड फोर्स का कॉम्बिनेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स है क्यू और मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स अभी निकला बी क्यू बी साइन थीटा। अगर तुम इसको वेक्टर की तरह लिख सकते हो तो क्या लिखोगे? क्यू बी क्रॉस बी। वेक्टर की तरह लिख सकते हो तब ऐसे, अरे सॉरी, बी क्रॉस बी, ठीक है। एफ इज इक्वल टू एफ ई प्लस एफ एम। एफ एम मीन्स बी क्यू बी ये है लॉरेंस फोर्स, ठीक है।
नेक्स्ट एक क्वेश्चन लिखो, दो क्वेश्चन आ सकता है। पहला वाला क्वेश्चन आ सकता है कि शो दैट द वर्क डन बाय ए मैग्नेटिक फील्ड, शो दैट द वर्क डन बाय ए मैग्नेटिक फील्ड ऑन ए मूविंग चार्ज पार्टिकल इज ऑलवेज जीरो। समझ में आया? शो दैट द वर्क डन बाय ए मैग्नेटिक फील्ड ऑन ए मूविंग चार्ज पार्टिकल इज ऑलवेज जीरो। क्लियर? मतलब वर्क डन जीरो करना है, ठीक है। अच्छा, वर्क डन जीरो है मतलब क्या है? काइनेटिक एनर्जी भी जीरो है, एनर्जी भी जीरो होता है, वर्क डन ही तो एनर्जी है। अगर तुम लोग 10 में पढ़ो कि वर्क डन ही एनर्जी है, एनर्जी हीट है, ठीक है ना, एक से एक में ट्रांसफर होता है। क्लियर? तो हम लोग को क्या जीरो करना होगा? काइनेटिक एनर्जी जो है, बुक में जो प्रूफ है वो डायरेक्ट तुम सीख नहीं पाओगे, ये लास्ट से प्रूफ करूँगा मैं। मतलब पहला वाला ठीक है, लेकिन लास्ट से प्रूफ करूँगा, लास्ट से समझोगे, बीच से कुछ समझ नहीं पाओगे, इसलिए प्रूफ भी लास्ट में ही होगा। हम लोगों को क्या मिला था? F इजिकल टू फोर्स जो मिला था, F इजिकल टू क्यू V क्रॉस, अच्छा यही है, B क्रॉस B, ठीक है। अगर तुम F डॉट V करती हो ना, ए वाला क्या था? वेक्टर, मतलब दो ही वेक्टर है, अगर तुम ए वाला करती हो तो ए वाला आता है। ए वाला जब डॉट प्रोडक्ट करोगे, ठीक है, तब जीरो आएगा आंसर। वो कैसे आएगा? क्लास 11 में हो चुका है, ठीक है। एफ डॉट बी कितना आता है? ज़ीरो आता है, क्योंकि हमेशा जो यहाँ पे क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट है, बाहर क्या है? डॉट प्रोडक्ट है। वहाँ पे ए वाला था कि अगर तुम यहाँ से क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट एक साथ होगा तब उसका ज़ीरो होगा। इसका डिक्लेरेशन क्लास 11 में, मैं बाद में ये अलग से समझाऊंगा जब 11 थोड़ा सा पढ़ाऊंगा ज्वाइन के लिए, उससे, ठीक है। एफ डॉट बी इज ज़ीरो। अच्छा, हम लोगों को और भी कुछ पता था। एफ इज इक्वल टू क्या था? एम इंटू ए, मास इंटू एक्सीलरेशन था ना, मास इंटू एक्सीलरेशन था, क्लास 11 में था, क्लास 10 में भी था। एक्सीलरेशन को डेरिवेटिव के फॉर्म में कैसे लिखते हैं? बोलो तो। हाँ, एक्सीलरेशन को डेरिवेटिव के फॉर्म में कैसे लिखते हैं? हाँ, v, इसके बाद खत्म, dv बाई क्या था? dv बाई dt। तो हमें क्या पता है? F इज इक्वल टू एम ए, ठीक है। तो ए के जगह में लिख सकते हैं dv बाई dt, लिख सकते हैं ना। तो एक काम करो, हम लोग को क्या मिला था? F डॉट बी ज़ीरो, हाँ, तो यहाँ पे लिख देते हैं हो गया। अब यहाँ तक लिखने पर बुक में जो तुम लोगों का डेरिवेशन दिया है वो यहाँ से याद नहीं रख पाओगे,
तो तुम लोग डायरेक्ट लास्ट से यहाँ तक आओगे, लास्ट का सीन पहले करोगे। क्या है? काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट, इसलिए तो वर्क डन कितना है? 0 है। चेंज ऑफ काइनेटिक इज इक्वल टू, चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी है। क्लास 10 पे था वर्क डन इज इक्वल टू, क्लास 11 भी था, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो एक ही चीज़ को अगर हम लोग माइनस करते क्या आता है? 0 आता है। तो एक ही चीज़ मतलब ओके इज इक्वल टू मान लो 2 है, तो चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? अगर काइनेटिक एनर्जी मान लो 2 है, तो मैंने क्या बताया था? वर्क डन इज इक्वल टू चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना? तो दैट मीन्स चेंज मतलब क्या है? के माइनस के, K1 माइनस K2, चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। दोनों ही तो सेम है। कांस्टेंट मतलब क्या आएगा? आगे भी सेम, बाद में भी सेम, तो क्या होगा? 2 माइनस 2 कितना आएगा? 0। काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट, ठीक है? दैट मीन्स डी के डी टी कितना होगा? अगर कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? 0। कांस्टेंट का डेरिवेटिव करोगे तो कितना आएगा? 0 आएगा, ठीक है? अब काइनेटिक एनर्जी क्या है? हाफ mv², ठीक है? इसको बाहर कर दो, m/2 को बाहर कर दो, तो क्या आएगा बीच में? डी डी टी v², क्लियर? और हमें क्लास 11 पे था वेक्टर b वेक्टर डॉट v वेक्टर इज इक्वल टू v का स्क्वायर, मतलब उसका वैल्यू का स्क्वायर, ठीक है? तो इसको क्या लिख सकते हैं? डी डी टी v वेक्टर डॉट v वेक्टर। अब ए वाला जो पार्ट होगा, एक क्लास 11 में मैथ में है, इसको बोलता है यूवी रूट। एक को कांस्टेंट रख के दूसरे का डेरिवेटिव, इस एक को कांस्टेंट रख के दूसरे का डेरिवेटिव, दैट मीन्स m/2 तो होएगा बाद में, तो एक को कांस्टेंट रखो, दूसरे को डेरिवेटिव करो, इसके बाद एक को कांस्टेंट रखो, दूसरे को डेरिवेटिव करो, खत्म। अगर तुम इस लाइन से इस लाइन लिख नहीं पाओगे, याद नहीं रख पाओगे, देखो कि इस लाइन से इस लाइन कैसे आया, समझ नहीं पाओगे। लेकिन अगर तुम लास्ट से करोगे तो बीच में समझ जाओगे। मतलब इस तरह यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन लास्ट से करोगी, प्रूफ तो यही करना है, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट, दैट मीन्स वर्क डन इज इक्वल टू 0, लास्ट में लिख देना। हर एक लाइन याद रखना होगा यहाँ पर। ये सारे 2 है, m/2। ये इधर तक है, समझ आया? वो ऊपर का L नहीं लग रहा है मुझे। ये 2 है, 2, क्योंकि लास्ट से करने से तुमको समझ में आएगा। अच्छा
छोटे वाले डॉगी आपके लिए वेट कर रही है। वो छोटे वाले डॉगी आपके लिए वेट कर रही है बेचारी। ओए गॉड, उसको पता है ना मैं कब आऊँगा। बस तेरे सॉरी। हो गया, समझ में आया है? हाँ, अब जो लिखाऊंगा वहां से एक क्वेश्चन आ सकता है, बहुत शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। देखो, मानो एक मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे एक चार्ज को मैंने छोड़ दिया है। क्लियर? चार्ज को मैंने छोड़ दिया है, वो क्या करेगा, यहाँ पे सर्कुलर करके घूमेगा। क्वेश्चन यहाँ पे ये भी आ सकता है कि अगर हमने कोई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पे एक चार्ज को छोड़ देंगे तो वो सर्कुलर वे पे घूमेगा। ठीक है, वो सर्कुलर वे पे घूमेगा। अच्छा, अब जो सर्कुलर वे में घूमेगा उसको प्रूफ करना है। देखो, घूम रहा है, दैट मीन्स ये मानो ये वाला है एक चार्ज, सेंटर, रेडियस तो होएगा, तो बीच अंदर एक अट्रैक्शन फोर्स होगा, बाहर एक फोर्स होगा। बाहर कौन सा फोर्स होगा? दोनों तो इक्वल करेगा तभी तो घूमेगा, नहीं तो बाहर चला जाएगा टेंजेंट की तरफ से। एक फोर्स है यहाँ पे। अंदर वाला कौन सा फोर्स होगा, बाहर वाला कौन सा फोर्स होगा, बताओ। इंटरनल फोर्स एंड एक्सटर्नल। ये वाला कहाँ से आ गया? सेंट्रीपेटल फोर्स। एंड देन अंदर अभी जो पढ़ाया था, मैग्नेटिक फील्ड पे एक चार्ज छोड़ देने पे कितना फोर्स पड़ता है, वो है क्या? मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स। तो दो फोर्स इक्वल होने पे तो घूमेगा। दैट मीन्स सेंटीमेटल फोर्स क्या है? mv²/r इज इक्वल टू, अंदर जो फोर्स हो रहा है वो है क्या? b का डायरेक्शन यहाँ है, b³ साइन थीटा। दो फोर्स इक्वल होगा तभी तो घूमेगा ना। अब साइन थीटा कितना है यहाँ पे? हैं? ये थीटा किसके किसके बीच में है? B और B के बीच में। तो B और B के बीच में कितना एंगल है? 90। 90 है ना। यहाँ पे तो मैग्नेटिक फील्ड है, B बाहर घूम रहा है 90 डिग्री करके। तो BQ B साइन 90, साइन 90 का वैल्यू 1। दैट मीन्स mv²/r इज इक्वल टू BQ/B। एक B कैंसिल, तो R इज इक्वल टू कितना आएगा? mv बाय नीचे ले आओ Q। तो रेडियस किसका आता है? सर्कुलर का आता है। तो तुम डायरेक्ट बोल सकते हो कि अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर फील्ड पे कोई चार्ज हम लोग रखेंगे वो सर्कुलर वे पे घूमेगा, क्योंकि वहाँ पे रेडियस है, दैट मीन्स सर्कुलर है। ठीक है, अब इसका वेलोसिटी भी निकाल सकती हो। क्या है वो वेलोसिटी? टाइम पीरियड अगर तुम्हें मालूम होगा, क्योंकि एक बार घूमने पे जितना सेकंड लगता है उसको हम लोग टाइम पीरियड बोलते हैं। तो 2πr/v, दैट मीन्स v तो तुम्हें r तो तुम्हें पता ही है, तो कितना होगा? 2πv, r कितना है? mv/qb। v भी कैंसिल, दैट मीन्स 2πm/qb। टाइम पीरियड पता चल गया, दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी भी पता चल गया। उसका उल्टा ही है फ्रीक्वेंसी, क्योंकि टाइम पीरियड क्या है? 1/फ्रीक्वेंसी।
दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी क्या होगा, Q बाई 2πm। और इसी को काम में लगा के हम लोग एक डिवाइस बनाते हैं जिसको बोलते हैं साइक्लोट्रॉन। और साइक्लोट्रॉन का फ्रीक्वेंसी ये है QB बाई 2πm। ये नीट पे भी आया था, ये फॉर्मूला देखा इस बार। क्लियर? अच्छा, ये तो प्लेन पे छोड़ दिया था, एक प्लेन है इस पे छोड़ दिया था। लेकिन अगर हम लोग इसको 3D में छोड़ देंगे तो क्या होगा? मतलब हम लोग पहले XY प्लेन पे छोड़ दिया था, ठीक है। अब इसी चार्ज को हम लोग 3D में छोड़ देंगे। 3D मतलब यहाँ से पहले प्लेन पे छोड़ा था एक मैग्नेटिक फील्ड, अब यहाँ पे छोड़ देंगे। दैट मीन्स 3D में, मतलब यहाँ पे। तो ये कैसे घूमेगा? ये वाला ऐसे 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 करके स्पाइरल करके जाएगा। सर्कुलर होगा लेकिन 3D के वजह से वो स्पाइरल करके घूम के जाएगा। हाँ, शक्तिमान जैसा, ठीक है। फॉर्मूला सारे सेम ही रहेगा, सिर्फ हाँ ऊपर के एरो हाँ वेलोसिटी नहीं सर, 90 डिग्री वाला जो है। हाँ y एक्सिस, x एक्सिस एंड z एक्सिस 3D पे चल रहा है वो। और दो टान के बीच में जो गैप है उसको हम लोग बोलते हैं पिच, ठीक है। और पहले r कितना आया था? mv बाई QB। यहाँ पे सिर्फ साइन थीटा लगेगा क्योंकि एंगल करके छोड़ रहा है ना, ठीक है। r भी ऐसा है। इसके बाद mv बाई QB साइन थीटा। टी का क्या आएगा? पहले क्या था? टी सेम ही रहेगा, 2πm बाई QB। और जो मैंने आप बोला था पिच, वो कितना होगा? 2πmb 2πmb cos थीटा बाय QB। हो गया? अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। अगर छोड़ने का ही है, लेकिन मानो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दो ही परपेंडिकुलर है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही क्या है? परपेंडिकुलर। तब क्या होगा पता है? अगर तुम यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन छोड़ोगे, ठीक है, वो क्या होना चाहिए था? यहाँ पे भी जा सकता था, यहाँ पे भी जा सकता था, डिफ्लेक्ट होके। इलेक्ट्रिक फील्ड उसको खींचेगा, मैग्नेटिक फील्ड उसको खींचेगा, ठीक है। लेकिन दोनों ही क्या है? एक एक के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो दोनों ही
इक्वल फोर्स से खींचेगा लेकिन वो जा नहीं पाएगा, तो वो सीधा बाहर चला आएगा, मतलब आन डिफ्लेक्टेड होके चला आएगा। ठीक है, यहाँ पे भी जा सकता था, यहाँ पे भी जा सकता, लेकिन यहाँ पे जाएगा नहीं, इक्वली तो होगा। मैग्नेटिक फील्ड भी और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ही परपेंडिकुलर है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, दोनों ही फोर्स दे रहे हैं, दोनों का फोर्स इक्वल कर देते हैं। मैग्नेटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स बी क्यू बी साइन थीटा, साइन कितना है 90 डिग्री, क्योंकि मैंने बोल दिया कंडीशन। और एफ इज इक्वल टू क्यू ई, क्यू की जगह मैं इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा हूँ तो ई बैठेगा, साइन 90 तो 1 है, ई कैंसिल, दैट मीन्स बी इज इक्वल टू कितना है ई बाई बी। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसका शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, प्रॉब्लम के लिए भी। इससे पहले जो फोर्स पर आया था मैंने, वो मैग्नेटिक फील्ड पे था, लेकिन एक चार्ज के लिए। किसी चार्ज को अगर उस प्लेन पे रख देते हैं तो उस पर कितना फोर्स पड़ता है, एफ इज इक्वल टू बी क्यू बी साइन थीटा। क्या समझ में नहीं आया? क्या समझ में नहीं आया? तो कितना हो रहा है इसलिए, तो इसके बाद बहुत सारा आता है ना, एफ इज इक्वल टू बी क्यू बी साइन थीटा। अगर चार्ज को हम लोग कहाँ छोड़ देते हैं, एक प्लेन पे छोड़ देते हैं, ठीक है, उस पे फोर्स पड़ता है। लेकिन अगर उसी चार्ज को मतलब प्लेन पे ना छोड़ के एक लाइन पे छोड़ देते हैं, मतलब एक लेंथ वायर पे छोड़ देते हैं। नहीं, वायर पे कहाँ लिखा है मैंने, लिखो वायर को तो देख, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, तो क्या लिखोगे, फोर्स ऑन ए current carrying conductor in a magnetic field। मतलब एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो हमें क्या पता है, इलेक्ट्रॉन जहाँ से करंट जाता है, इलेक्ट्रॉन उसके ऑपोजिट में जाता है, पता है। अगर कोई वायर से ऐसे करंट जा रहा है, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन ठीक ऑपोजिट में जा रहा है। पहले पढ़ा था, हाँ, ये तो कॉमन चीज़ है। अगर किसी चीज़ में करंट जा रहा है, किसी वायर पे करंट जा रहा है, दैट मीन्स उसकी ऑपोजिट साइड में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, याद रखना, ठीक है। तो उसी में फोर्स निकालना है, ठीक है। वो क्या होगा, इसका प्रूफ है, याद रखना, इसका प्रूफ है, प्रूफ भी आ सकता है। हाँ हाँ, लेकिन एकदम इजीली लिखाऊंगा। हाँ हाँ, ओ अच्छा, मैंने सोचा कि इस पे पूछ दिया।
ड्रॉ वाला थोड़ा सा चेंज करना है। फ्लाइट मोड पे है। मैंने बोला था ना इसके घुसने के समय आज ख़त्म कर के छोड़ूंगा, जो भी हो आज, इसके बाद एग्ज़ाम है सिर्फ। हाँ ये वाला पहले होगा मंडे को, सबका ही तो है, ठीक है। लिख लिया? अब लिखो तो फोर्स कितना होगा यहाँ पे, अगर यहाँ पे करंट जा रहा है इस तरफ तो इलेक्ट्रॉन जाएगा दूसरी तरफ, तो क्या होगा फॉर्मूला, फोर्स इज इक्वल टू क्यू, ये तो हमें पता ही है, पता है ना? तो क्या लिखोगे, F इज इक्वल टू क्यू की जगह में क्या लिखोगे, माइनस ई क्यों लिखा बोलो तो? ऑपोजिट साइड, फॉर ऑपोजिट साइड, फ्लो इन ऑपोजिट साइड। इसके बाद लिखो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर इज, total number of electron in the conductor is, ये तो हमें पता ही है, तो बोलो वॉल्यूम एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम, ठीक है। तुम यहाँ पे लिख लो, मैं तो नहीं लिखाया था, टोटल नंबर ऑफ हाँ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर, क्योंकि मैंने तो पूरा कैलकुलेट करना है। इस पूरा कंडक्टर में अगर इसका लेंथ L होगा तो पूरा कंडक्टर में तुम्हारा जो इलेक्ट्रॉन होगा वो निकाला पहले। इसके बाद लिखो टोटल फोर्स ऑन द कंडक्टर इज, पहले तो इसका ए वाला फोर्स क्या है, सिर्फ एक ही जगह का फोर्स है, तो पूरा चाहिए हमें, तो लिखो टोटल फोर्स ऑन द कंडक्टर, टोटल फोर्स ऑन द कंडक्टर इज, अच्छा इसका जो है ना छोटा f लिख लो, अच्छा f डैश लिख लो, क्यों नया वाला फोर्स निकालना है। टोटल फोर्स लिखे हो तो कितना होगा, ए एक के लिए तो ना मल्टीप्लाई करने के बाद टोटल आ जाएगा, तो f डैश इंटू n, ठीक है, f डैश इंटू n, f डैश क्या था, माइनस ई वी डी इंटू n, n क्या है, स्मॉल n इंटू l वी डी क्रॉस बी, माइनस सामने, अरे माइनस का आ गया, माइनस तो नहीं, माइनस है सबके सामने, ठीक है ना। अच्छा एक बात बता दो, क्रॉस प्रोडक्ट में था अगर a क्रॉस b हुआ, इसको चेंज करते हैं, इसका पोजीशन चेंज करते हैं तब माइनस होगा, याद रखना, अगर पोजीशन चेंज करते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या रहा, बी डी क्रॉस बी, ठीक है, बी डी क्रॉस बी। एक काम करो, यहाँ पे L जो है ना वो अंदर ले जाओ,
ठीक है, माइनस हुआ। अब इसका हाँ अरे एल अंदर चला गया। अब इसका साइड चेंज करेंगे तो माइनस हो जाएगा, बाहर माइनस ऑलरेडी है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो क्या होगा एन ए, अच्छा एक चीज़ शायद छोड़ दिया मैंने, अरे ई तो नहीं लिखा, ई नहीं, बी क्रॉस एल बी डी। क्लियर? ठीक है, एल का भी तो एक डायरेक्शन है। अच्छा और एक चीज़ दिखाता हूँ, अगर मानो माइनस एल बी डी है, वेक्टर किसके ऊपर है, इसके ऊपर, ठीक है। अगर हम इसके ऊपर लाएंगे तो क्या होगा, ए हो जाएगा, याद रखना। मतलब अरे सॉरी, वेक्टर इसके ऊपर लाओगे तो ए माइनस चला जाएगा, मतलब अगर चेंज करोगे तो इसका शायद, इसका मुझे लगता है ए वाला पार्ट यहाँ पे भी सॉल्व कर सकते थे हम लोग। एक काम करो, इसको ही चेंज कर दो, माइनस चेंज करना नहीं है, इसको ही चेंज कर दो। ए वाला माइनस अंदर ले जाओ तो क्या होगा, साइड में लिख देता हूँ, माइनस एल वी डी वेक्टर, दैट मीन्स माइनस कैन माइनस हट जाएगा और बी डी यहाँ पे आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा एन ए ई, एल के ऊपर वेक्टर, ये वाला समझ में आया ड्रोना? तो इन क्या किया मैंने, ए माइनस अंदर ले जाने पे तो क्या होगा माइनस एल वी डी, ठीक है ना। माइनस एल वी डी को अगर हम लोग ये वेक्टर इसके ऊपर ले आएंगे तो माइनस चला जाएगा, ठीक है। अब वी डी को बाहर निकाल सकते हो, ये वाला लिख सकते हो, ये वाला पहचाना हुआ है, हाँ नेवा, नेवा मतलब किसका है, आई। तो इनको मालूम नहीं है शायद, नेवा बताया गया है, थर्ड चैप्टर में था नेवा, आई इज इक्वल टू नेवा, ठीक है। तो हम लोगों को लास्ट में क्या आया, टोटल फोर्स, ये वाला आई इज एफ इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी, ठीक है। तो इसको हम लोग क्रॉस हटा के तो लिखेंगे तो क्या होगा, बिल साइन थीटा, याद रखने के लिए। तो पहला जो फोर्स इस चैप्टर में, दो फोर्स आया, एक वाला फोर्स था मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम लोग चार्ज रख देंगे तो बी क्यू बी साइन थीटा, अगर मैग्नेटिक मतलब कोई कंडक्टर पे होगा तो बिल साइन थीटा, कंडक्ट पे होने पे फोर्स होगा बिल साइन थीटा, और अगर चार्ज का होगा तो बी क्यू बी साइन थीटा। दो ही फोर्स है अलग अलग चीज़ के लिए। अच्छा एक बात बताओ तो, अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ जो कंडक्टर का डायरेक्शन है वो पैरेलल होगा तो फोर्स कितना होगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड और कंडक्टर दोनों ही पैरेलल है तो फोर्स कितना होगा, जीरो।
बिकॉज एंगल 0 होगा पैरेलल होने पे, थीटा 0, दैट मीन्स फोर्स भी 0। क्लियर? दिमाग नहीं चल रहा है? क्यों, स्कूल से आए हो? पानी पियो तभी भी। हाँ, क्या लिख लिए थे? ये तो कुछ भी नहीं है, फाइनल में क्या करोगे? ये तो फाइनल का ही है ना? हाँ? कुछ भी नहीं है, दिसंबर में ना देखोगे क्या क्या होता है। हाँ, दिसंबर में है प्रेशर किसको कहते हैं, इसलिए जितना जल्दी होगा चैप्टर खत्म करके बैठ जाओ। केमिस्ट्री का वो जो है ना सर, केमिस्ट्री का खत्म, बायोलॉजी खत्म, बायोलॉजी फिजिक्स का सबसे ज़्यादा डेंजरस होगा मैं बोल रही हूँ तो। वो सब कुछ भी नहीं करे थे हम लोग को, प्रोजेक्ट सर अजीब है। मांग करो हटवाने के लिए। देखो दूसरा, देखो पहले थोड़ा सा समझा देता हूँ। अगर दो वायर है पैरेलल, पैरेलल होना चाहिए, ठीक है, दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट जा रहा है, करंट विल फ्लो इन ए सेम डायरेक्शन, देन दोनों के बीच एक एट्रैक्शन फोर्स होगा। क्या होगा? एट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन कौन बोला? अट्रैक्शन वाला। अच्छा, अगर ऑपोजिट साइड में करंट जाएगा तब रिपल्सिव फोर्स होगा। याद रखना, कभी भी दोनों पैरेलल वायर पे करंट जाएगा सेम डायरेक्शन पे तो अट्रैक्शन फोर्स होगा, ऑपोजिट साइड पे करंट जाएगा तो रिपल्सिव फोर्स होगा। ठीक है, मानो इस पे जा रहा है I1, इस पे जा रहा है I2, ठीक है, तो फोर्स कितना होगा? ये लेंथ है, लेंथ याद रखना, लेंथ ऑफ ए वायर। ठीक है, ये अट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है। अगर सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा तो अट्रैक्टिव, ऑपोजिट साइड में करंट फ्लो करेगा तो रिपल्सिव। ठीक है, और अगर ऐसा बोले कि फोर्स पर यूनिट लेंथ, दैट मीन्स फोर्स पर यूनिट लेंथ मतलब F/L, फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो लेंथ कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रहेगा? सिर्फ म्यू I1 I2 2 पाई। सर स्कूल को कितने बजे छुट्टी रहता है? हाँ, स्कूल को कितने बजे छुट्टी रहता है? इतने बजे जितने बजे वो अंदर आई स्कूल में। नहीं सर, कभी मैं तो कभी कभी देखती हूँ कि लाइक 5 बजे, मतलब हाँ। आप जब छोटे रहते हो ना हाँ। तब दूसरे स्कूल का पास तक रहता है, लेकिन हमारे ट्यूशन में एक लड़के पढ़ते हैं, वो स्कूल ड्रेस पहन के आ जाते हैं दिन भर। तो आज भी देखा है, हमारे एक लड़की है ना, ये घर में रहते हैं शायद हाँ, वो भी इस तरह से रहते हैं, लेकिन बस करेंगे हमारा अजीब है। ठीक है, लास्ट और 2 टॉपिक है। एक है टेंजेंट
कॉयल गैल्वेनोमीटर, दूसरा है चेंज फ्रॉम गैल्वेनोमीटर टू एमीटर, गैल्वेनोमीटर टू वोल्टमीटर। खत्म। जो आज सर भी बने। अभी खत्म कर दो। मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर, इसका स्केच कैसा होता है? पहले स्केच तो मैंने बाद में बुक से देख लेना। ऐसा वाला होता है सर, मतलब इसका अपर साइड से कैसा दिखोगे? ये तो ऐसा साइड में बोले देने का वो लग रहा है। यहाँ पे एक सर्कुलर कॉयल है जिस पे रेडियल फील्ड होता है। जो मैग्नेटिक फील्ड है ना वो रेडियल शेप का होता है, क्योंकि उसका शेप ही ऐसा है इसलिए रेडियल। इसका क्वेश्चन भी आता है कि इसलिए वो रेडियल बोलते हैं इसको, क्योंकि पूरा सर्कुलर वैसे मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे अप्लाई होता है। ठीक है, तो उसका टेंजेंट गैल्वेनोमीटर का उसका जो कंस्ट्रक्शन है वो सिर्फ इसका स्कीमेटिक डायग्राम आ सकता है, वो बुक से देख लेना, बाद में फिर से समझा दूंगा। और जो इसका कंस्ट्रक्शन और थ्योरी है वो थोड़ा सा लिख लेना, थ्योरी लिख के लिखो। ये कॉयल तो घूमता है ना, ऐसा करके घूमता है। अच्छा, ये वाला ड्रॉ ना करके मुझे एक बार डायरेक्ट थ्योरी लिखा देता हूँ। ड्रॉ ना करने समझ में नहीं पाओगे ना। मैं करने वाली थी। ये वाला करो, ये वाला मैंने करवाया था। ठीक है, ऐसे करके घूमेगा वो एक कॉयल। ठीक है, करंट जा रहा है यहाँ पे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में करना था। ठीक है, करंट ऐसे जा रहा है। इसका लेंथ कितना दिया उन लोगों ने? b। इसका लेंथ दिया है b, इसका लेंथ दिया है a। ठीक है, तो ऐसे वो घूम रहा है कॉयल। ये सिर्फ कॉयल है, याद रखना। कॉयल ऐसे 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 करके बाउंड करके रखा है। ठीक है, तो ऐसा करंट जा रहा है आपसे तो वो घूमेगा। क्यों? मैग्नेटिक फोर्स के लिए। अब इसका ऊपर से देखने से क्या होता है, मतलब तुम अगर यहाँ से देखोगे, ऊपर से देखोगे तो फोर्स पड़ेगा ऐसे। क्या था? एक कंडक्टर में फोर्स, हाँ? एक कंडक्टर में फोर्स का फॉर्मूला क्या था? प्लेन का था तो चार्ज इज इक्वल टू बी क्यू बी साइन थीटा, लेकिन कंडक्टर में फोर्स बिल साइन थीटा था ना, अभी लिखाया था। तो यहाँ पे तो तुम्हारा जो साइन थीटा है, थीटा कितना होगा? 90 होगा। मैग्नेटिक फील्ड और 90 से घूम रहा है, तो फोर्स कितना होगा बोलो? यहाँ से देख के बोलो। हाय, सोच के बोलो, सोच के बोलो। सोच के बोलो। फोर्स क्या होगा? अच्छा, एक कॉइल घूमेगा क्यों? टॉर्क के वजह से। हाँ, टावर इज इक्वल टू क्या था? मैंने सिखाया था, एक नाम है, देवी सरस्वती उसे बजाती है। बिना साइन थीटा।
था। टॉर्क इज इक्वल टू बिना साइन थीटा था ना, याद नहीं है ना? नहीं सर हमने नहीं करवाया। करवाया था मैं कॉपी खोल के दे। 11 पे क्यों, 12 भी तो है। फर्स्ट चैप्टर में है, सेकंड चैप्टर में है। बिना साइन थीटा। हाँ मेरे बिना साइन थीटा करके अभी तक तुम खोलो, मैं दिखाऊंगा बिना साइन थीटा है। कॉपी नहीं लाई। देखो देखो देखो, टॉर्क इज इक्वल टू जो है फोर्स होगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्यों, ए है थीटा है, दैट मीन्स यहाँ पे होगा, उल्टा लिखा है क्या? नहीं ठीक है। हाँ थीटा होगा, ए होगा ए साइन थीटा। तो तुम्हारा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस था, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आया, ए तो नहीं चलेगा, तो यहाँ पे आया ए साइन थीटा। ओके, तो फोर्स कितना है, ए वाला देखो, ए देखो ए वाला तो ऊपर से तो ए ही देखोगे ना, ए हाँ हाँ मैं समझी सर, समझी। ऊपर से ऐसे देखोगे तो ऐसे घूम रहा है। हाँ tau equal to force into perpendicular distance, ये पता है सर। हो In the sin theta। तो क्या होगा, बिल साइन थीटा होगा। बिल तो नहीं लिख सकते, बी आई एल के जगह में क्या लिखोगी, स्मॉल बी लिखोगी, और कैपिटल है एन तो हमेशा ही लगता है, एक टर्न के लिए, एक दो टर्न के लिए, एन टर्न्स के लिए, तो हमें लिख देते हैं यहाँ पे, तो दैट ए साइन थीटा खत्म। तो स्मॉल ए इंटू बी कितना होगा, एरिया, ए इंटू बी कितना है, एरिया है ना, ए इंटू बी एरिया, दैट मीन्स एन बी ए आई साइन थीटा। तो इसको सजा के लिखो, टॉर्क इज इक्वल टू बिना साइन थीटा। अब तो साइन तो कितना है, 90 है, तो टॉर्क इज इक्वल टू बिना आएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा सोच के देखो, अगर इस कॉयल को हम लोग ऐसे ऐसे घुमा रहे, कोई भी ऐसे रबर देके इसको हम लोग ऐसे घुमा रहे, छोड़ देंगे तो क्या होगा, फिर से अपनी जगह में वापस। क्यों आ रहा है, एक रेस्टोरिंग फोर्स यहाँ पे हो रहा है, एक फोर्स जो हो रहा है उस पर रिस्टोर हो रहा है। अब तुम छोड़ दोगे तो उसको क्या करेगा, फिर से अपनी जगह में ले आएगा। तो ये जो रेस्टोरिंग फोर्स है, रेस्टोरिंग जो टॉर्क है यहाँ पे, वो किसके साथ प्रोपोर्शनल है, अल्फा। प्रोपोर्शनल और अल्फा को सेम मत दिखाना, ये अल्फा लिखा है, ये है डिफ्लेक्शन। एक बात पहले से लिख लो फिर से, कि द टॉर्क टाउ, the torque tau deflects the coil through the angle alpha. ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनल से हम लोग अगर इक्वल देंगे तो क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा ना, उसको हम लोग के लिखते हैं।
तो के को हम लोग बोलते हैं टॉर्शन कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। ठीक है। उसको बोलते हैं टॉर्शन कांस्टेंट। ठीक है। अब हम लोगों को क्या मिला था? ए वाला जो था ना, इसके लिए क्या होता है? डिफ्लेक्ट होता है। पहले तो इसके लिए डिफ्लेक्ट हो रहा है, इस टॉर्क के लिए डिफ्लेक्ट हो रहा है। अब छोड़ने पे रेस्टोरिंग फोर्स उसका फिर से ओरिजिनल पोजीशन पे ले आता है। दैट मीन्स रिस्टोरिंग टॉर्क इज इक्वल टू डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। रिस्टोरिंग टॉर्क क्या है? के अल्फा। और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कितना मिला? बिना। क्लियर? तो I इज इक्वल टू कितना होगा? सब नीचे आ जाएगा। K इज इक्वल टू K इंटू अल्फा बाय बी एन ए। क्लियर? इसका एक वैल्यू है, इसका एक नाम है अल्फा बाय बी एन ए जो है, इसको हम लोग जी से लिखते हैं। ठीक है। जिसको हम लोग बोलते हैं गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। इसको लिखते हैं गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। ठीक है। तो इसका क्या आएगा? I इज इक्वल टू के जी। अच्छा, कुछ उल्टा उल्टा लिखेगा? नहीं उल्टा, रुको रुको। के जी नहीं, ये वाला के है। ठीक है। तो I इज इक्वल टू जी अल्फा। के बाई बी एन है, जिसको हम लोग गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट बोलते हैं। तो I इज इक्वल टू जी अल्फा। इसके बाद इस ये वाला प्रूफ खत्म। मतलब इसका किसका थ्योरी है? वो जो टेंजेंट गैल्वेनोमीटर का थ्योरी है, जो प्रूफ करने का अगर बोलेगा तो प्रूफ कर दोगे यहाँ से। अब दूसरा पॉइंट जो है, पॉइंट नहीं मतलब इसी तरीके से करंट सेंसिटिविटी, करंट वीटी, जिसको हम लोग आई एस से लिखते हैं। तो क्योंकि करंट है तो अल्फा बाय आई। अल्फा तो पता ही है क्या है? ऐसे नहीं लिख सकते हो? अल्फा कितना है? क्या? अल्फा बाय आई। अल्फा बाय आई क्या है? जी है। 1 बाई जी है ना अल्फा बाय आई। तो आंसर क्या होगा? 1 बाई जी, मतलब बी एन ए बाय के। समझ में आया ये क्यों हुआ? अल्फा बाय आई, अल्फा बाय आई दैट मीन्स 1 बाई जी। 1 बाई जी मीन्स उसको उल्टा एन बी ए बाई के। तो बोलो तो वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होगा? वोल्टेज सेंसिटिविटी दिमाग लगाओ, बोल दो। अल्फा बाय बी, खत्म। लेकिन यहाँ पे बी तो डायरेक्ट, बी तो कुछ नहीं है, लेकिन बी को तो लिख सकते हैं ना, आई इंटू आर। अब तो लिख सकते हैं अल्फा बाई क्या है? ए वाला बी एन ए बाई के।
एंड लास्टली हम लोग आ चुके हैं फाइनल टॉपिक में। मुझे तो लगे ये फाइनल टॉपिक है। नहीं, दो टॉपिक था ना, एक तो चला गया टेंजेंट गैल्वेनोमीटर पे। अब लास्ट वाला क्या बताया था बोलो तो, कौन सा टॉपिक था याद है? हाँ क्या बोलो? गैल्वेनोमीटर टू वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर टू एमीटर। कभी भी इसका फॉर्मूला मत सीखना, मैं जैसे सिखा रहा हूँ उसी तरीके से फॉर्मूला याद रखना। तो याद नहीं रखना पड़ेगा फॉर्मूला डायरेक्ट। पहले जो है वो है गैल्वेनोमीटर टू एमीटर, दूसरे बात है गैल्वेनोमीटर टू एम। अच्छा, बार बार एमीटर क्यों लिखा? बोल, एमीटर से क्या मेजर करते हैं? करंट मेजर करते हैं, और वोल्टमीटर से वोल्टेज मेजर। अब जो गैल्वेनोमीटर है, तो सोचो गैल्वेनोमीटर जी दिया मतलब इसका रेजिस्टेंस है, याद रखना। हाँ, यहाँ पे जो जी दिया वो है गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, ठीक है? रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, ठीक है? अगर तुम सोचो कि गैल्वेनोमीटर में क्या ले आएंगे? एमीटर। तो एमीटर का काम क्या है? करंट मेजर करना है। अगर मानो तुम 5 एम्पियर मेजर करते हो, ठीक है, तुम्हें 5 एम्पियर ही चाहिए, लेकिन अगर इस पर थोड़ा सा भी रेजिस्टेंस होगा ना तो वैल्यू कम हो जाएगा ना। तो हम लोगों का टारगेट है क्या है? रेजिस्टेंस एकदम जीरो करवा देने से। जीरो तो नहीं होगा लेकिन टेंड्स टू जीरो करवाना होगा, तभी तो एकदम एक्यूरेट करंट तुम्हें मिलेगा, जितना मेजर कर सकते हो वो मिलेगा। तो इसको अगर हम लोग एमीटर में लाएंगे तो पहले हम लोग को रेजिस्टेंस कम करना होगा। तो हम लोग पहले सीरीज पे लगाने से ज़्यादा रेजिस्टेंस आता है कि पैरेलल पे लगाने से ज़्यादा रेजिस्टेंस आता है? सीरीज पे लगाने से रेजिस्टेंस ज़्यादा आता है। डायरेक्ट प्लस कर देते हो ना, 2 + 2 + 1 तो ज़्यादा आता है, 1/2 कम होता है। तो ज़्यादा आने से तो नहीं होगा, तो कम होना होगा। तो कैसे लगाएंगे? पैरेलल, ठीक है? एक पैरेलल रेजिस्टेंस लगाए जिसको हम लोग बोलते हैं शांट। पैरेलल क्यों लगा रहे हैं? वो करंट एकदम मतलब रेजिस्टेंस एकदम कम होने के लिए। और फिर से वो जो शांट भी लगा रहा है ना, वो भी बहुत कम रेजिस्टेंस वैल्यू का एक रेजिस्टेंस है, ठीक है? बहुत ही कम, 2 तरीके से कम हो रहा है रेजिस्टेंस। तो करंट तो पूरा ही हम लोगों को मिलेगा ना, एकदम कम हो रहा है। शांट है, इसको बोलते हैं हम लोग शांट। व्हिच वन इज वेरी लो रेजिस्टेंस। हो गया हम लोग का डिवाइस। कैसे याद रखेंगे? गैल्वेनोमीटर्स को हम लोग ज़ीरो रेजिस्टेंस करने के लिए पहले तो उसके साथ एक रेजिस्टेंस पैरेलल पे लगाते हैं रेजिस्टेंस कम करने के लिए, फिर से जो लगाते हैं वो भी कम है, ठीक है? अब मानो करंट I आ रहा है यहाँ से, टोटल करंट, तो IG पे कितना जाएगा? मानो पकड़ लेते हैं IG, तो बाकी कितना जाएगा? S पे कितना जाएगा बोलो तो? फिर I जा रहा है, IG G पे जा रहा है, तो S पे IS को I प्लस IG IS क्यों होगा ना? I माइनस IG। तुम ही सोचो ना, यहाँ पे जा रहे हैं डिवाइड हो रहा है, एक पे तो IG जा रहा है, प्लस क्यों होगा? अगर कहाँ पे तुम बोल सकते हो प्लस? दोनों मिलके एक साथ जाएंगे तो प्लस होगा, ठीक है? अब पैरेलल में क्या सेम होता है? वोल्टेज
और करंट? करंट सेम होता है। पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, करंट सीरीज में ना करंट सेम होगा, एक ही सेम में जाएगा करंट, वोल्टेज सेम आता है। इसका वोल्टेज मतलब मानो बी ए एंड बी बी दो क्या होगा, सेम होगा, बिकॉज देयर आर पैरेलल। तो बी क्या होगा, इसका इसके अकॉर्डिंग जितना वोल्टेज है, इसके अकॉर्डिंग कितना वोल्टेज है, डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज क्या होगा, सेम होगा वो, ठीक है। तो सेम होने से यहाँ का वोल्टेज कितना होगा, ये तो रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस इंटू करंट कितना है, वोल्टेज ही आएगा। तो आई जी इज इक्वल इंटू जी, समझ में आया? इस पार्ट का वोल्टेज और इस पार्ट का वोल्टेज क्या है, सेम होगा, दोनों ही क्या है, ए भी रेजिस्टेंस है, ए भी रेजिस्टेंस ही है। तो इस पे करंट कितना जा रहा है, आई जी इंटू जी इज इक्वल टू, वहाँ का वोल्टेज क्या होगा, आई माइनस आई जी इंटू एस, समझ में आया? क्यों दोनों इक्वल है, क्योंकि दोनों पैरेलल पे है। इसके अकॉर्डिंग वोल्टेज, इसके अकॉर्डिंग वोल्टेज क्या होगा, सेम होगा। आई जी इंटू जी, ये वाला इतना तक ही सीखना, जितना प्रॉब्लम में दिया उतना ही बिठा देना यहाँ पे। रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, रेजिस्टेंस ऑफ शांट, करंट थ्रो इन एज जी, टोटल करंट थ्रो इन एज जी, बस। तो इस तरह से याद रखो कि फॉर्मूला सीखना नहीं पड़ेगा, लेकिन बुक में और एक फॉर्मूला है, ठीक है। लेकिन ऐसे सीखोगे तो डायरेक्ट यहाँ पे अप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आओ गैल्वेनोमीटर टू वोल्टमीटर। इस पे क्या है, वोल्टमीटर, करंट जाएगा तो हम लोगों को वोल्टेज अच्छा मिलेगा, नहीं मिलेगा। अगर 5 वोल्ट होगा तो 5 वोल्ट नहीं मिलेगा, अगर करंट थोड़ा सा भी आएगा तो करंट को रोकने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हाँ, लार्ज रेजिस्टेंस चाहिए। तो सीरीज में लगाएंगे कि पैरेलल पे लगाएंगे, पहले ही तो पैरेलल लगाया, पहले ही तो पैरेलल लगाया, पैरेलल लगाने से तो तुम्हारा करंट ज़्यादा आता है। हाँ, रेजिस्टेंस बढ़ाना होगा ना हमें, सीरीज में लगाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है। करंट इसका मकसद है, वोल्टमीटर का मकसद है करंट को हम लोग नहीं जाने देंगे, और एमीटर का मकसद है क्या, करंट को जाने ही देंगे, रेजिस्टेंस को रोकने होगा, ठीक है। तो ये वाला कि हाई रेजिस्टेंस कि लो रेजिस्टेंस होगा, हाई रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे आई जा रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग वोल्टेज का फॉर्मूला बी इज इक्वल टू आई आर। आई आर क्या होगा, जी प्लस आर, क्यों, दोनों सीरीज में है। टोटल रेजिस्टेंस ये वाला चलो हम लोगों का आज एंड हो गया 4th चैप्टर ऑफिशियली।